हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा एक टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में बच्चे, ये हमारी जो है वो फोर्थ क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस हमने कर ली हैं जिसमें हमने कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसमें आप जाके देख लीजिएगा। इसमें हमने शॉर्ट ट्रिक्स भी कुछ बताई हैं जो आपके काम आती हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज ये हमारी एपी की फोर्थ और लास्ट क्लास होगी। इसमें हम एपी पूरा कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम जीपी स्टार्ट करेंगे, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम जितने भी ट्रिक्स वगैरह होंगी सारी की सारी एपी से रिलेटेड वो सारी बता देंगे। तो देखिए, ये क्लास जब आप करने के लिए आ रहे हैं तो आपने पीछे वाली क्लासेस करी हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें हमने प्रॉपर तरीके से सब कुछ डिस्कस करा है कि फॉर्मूला किस तरीके से लगाते हैं, बाकी सारी चीजें क्या क्या होती हैं। वो सब चीजें जो है उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है और आज का जो टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, जो टॉपिक है आज, उसमें एपी के अलग अलग तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक टाइप होता है बच्चे पॉलीगन से रिलेटेड टाइप। पॉलीगन को हिंदी में हम बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज, ठीक है, बहुभुज बोलते हैं। बहुभुज मतलब ऐसी कोई फिगर जिसकी 3 या 3 से ज्यादा साइड हो। जैसे मान लेते हैं ये हमने बना रखा है, तो ये एक पॉलीगन है, इसकी 3 से ज्यादा साइड है, या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसका नाम होता है पेंटागन। पंचभुज बोलते हैं हम इसको हिंदी में, पेंटागन बोलते हैं इंग्लिश में। तो पेंटागन जो है, अगर मैंने आपसे ये पूछा कि इसके कुछ एंगल हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस सर हो सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ एंगल होते हैं, इसके बाहर कुछ एंगल भी होते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने ये एंगल बना दिए, तो ये एंगल बाहर बन रहे हैं इसके। तो अगर मैं देखो, ये वाला एंगल, 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 इनकी बात करूं तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये बाहर के एंगल है। और जो ग्रीन वाले एंगल दिख रहे हैं आपको, वो इंटीरियर एंगल है, यानी वो अंदर के एंगल है। तो कभी भी अगर आपसे इसमें एक्सटीरियर एंगल का सम पूछते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बाहर के एंगल्स का सम पूछते हैं कभी भी, तो याद रखिएगा वो ऑलवेज 360 डिग्री होता है। बट अगर आपसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कभी भी पूछते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो इसमें ये 360 डिग्री नहीं होता। इसका मतलब निकालने का फॉर्मूला होता है, ये होता है n-2 × 180 डिग्री। तो होता क्या है, कई बार एपी में ऐसा होता है कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि कोई एपी है, उसके जो इंटीरियर एंगल है यानी अंदर वाले एंगल है ना, या किसी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। एपी फॉर्म कर रहे हैं, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे कुछ एंगल लिख रहा हूँ, x 2x 3x 4x 5x। तो हुआ क्या है कि ये ध्यान से देखो, ये एक एक मतलब सेम डिफरेंस में क्या कर रही है, एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, है ना, पूछा जाता है कि इसको निकाल के बताओ ये कितने होंगे। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको करना होगा तो याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। इसका यूज होता है यहाँ पे। अब कैसे यूज होता है, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करिएगा, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी अच्छे से आएगी, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो जैसे एक ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन है एक, है ना, जिसके हर एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम का है। ठीक है, आर इन एपी, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 100 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल क्या है बच्चे, इसका 100 डिग्री का है, कॉमन डिफरेंस है 8 डिग्री का। तो बताओ नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी पॉलीगन में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आपको करना क्या है, जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो होता है एपी का पहला पद यानी फर्स्ट टर्म, ऑलवेज। ठीक है, तो आपको इसमें कंसीडर करना है कि ए जो है वो 100 डिग्री है, और जो डिफरेंस है उसको 8 डिग्री कंसीडर कर लेना है, यानी 8 डिग्री कंसीडर कर लेना है। क्लियर। अब आपको पूछा जो गया उसको n कंसीडर कर लो। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स पूछी गई है, उसको n कंसीडर कर लो। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स ये n हो गया। अब आपको देखो, ये इसमें बस इतनी ही इंफॉर्मेशन दी जाती है इस क्वेश्चन में ना, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो इनमें आपको करना क्या होता है, आपको सम ऑफ एंगल्स जो होंगे उसके लिए फॉर्मूला लगाना होता है इंटीरियर एंगल्स का। ठीक है, कौन सा, इंटीरियर एंगल का n-2 × 180 डिग्री। ठीक है, और सम ऑफ एंगल का मतलब ये है, आपसे एस एन पूछ रहे हैं हम, है ना, एस एन यानी सम ऑफ एंगल। तो एस एन का फॉर्मूला जो होता है बच्चे, वो होता है n/2 × 2a + n-1 × d। तो करना क्या है, करना यह है कि n-2 × 180 डिग्री को आप n/2 2a + n-1 × d के इक्वल रख दो। हर क्वेश्चन में सेम ही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। इसको इसके इक्वल रख दो, उसके बाद में जो a और d है उसकी वैल्यू रखकर आपके पास में n की टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, वो इसका करेक्ट आंसर दे देगी आपको। तो जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो गया n/2 2a यानी 2 × 100 डिग्री प्लस n-1 इंटू डी, डी यानी 8 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू n-2 × 180 डिग्री।
अब देखो अगर कुछ कट हो रहा है या कुछ कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल लो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। जैसे इसमें 8 कॉमन आ सकता है, देखो इसमें से और इसमें से 8 कॉमन आ सकता है, तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ। n/2 हो जाएगा इंटू 8 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 200 को 8 से डिवाइड करो यार, तो शायद 25 होगा, है ना। 25 प्लस n-1 ऐसा कुछ आ रहा है, n-2 इंटू 180 डिग्री के इक्वल। तो बस इसको कट करना है बस आपको। अब देखो इसको कट करेंगे, 4 बारी में कट हो रहा है, 4 से इसको कट करो, 45, है ना, 45 आ जाएगा। तो 45 ये आ गया। अब ये आने के बाद में आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए n को अंदर मल्टीप्लाई करो, 25 माइनस 1 24 हो जाता है, तो 24n प्लस n स्क्वायर बनेगा, है ना। 45 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 45n माइनस 90 होगा ये, है ना। इन दोनों को उठा के इधर शिफ्ट कर लो, 24 और 45 को माइनस कर लो, तो होगा क्या, ही कुछ ऐसा बनेगा, एन स्क्वायर 24 और 45, 45 और 24 को माइनस करो तो 21 बनता है, -21n माइनस माइनस प्लस 90 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको इतना तो आता होगा कि हम प्लस माइनस किस तरीके से करते हैं। इसको इधर लेके जाएंगे माइनस में कन्वर्ट होगा, इसको इधर मान लेके जाएंगे तो ये बच्चे प्लस में कन्वर्ट होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर दो, 90 के ऐसे फैक्टर करने की 21 आ जाए, है ना, 21 आ जाए, तो 16 पंजे तो 80 होते हैं, 18 पंजे 90 होते हैं, ठीक है, 8 5 13 नहीं बनेगा, 21 बनाना है मेरे को, 21। ठीक है, तो 90 के फैक्टर कर लेता हूँ मैं, पहले एक काम करता हूँ। तो बच्चे ये 5 से होगा, ठीक है, 18, उसके बाद 3 से होगा, 3 6 18, फिर 3 से होगा 2, तो 5 2 3 3, ये इसके वो आ रहे हैं, तो 15 6 90 होते हैं, तो 15 और 6 कर लो, -15n -6n प्लस 90 इज इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर होगी। इसको फैक्टर करने के बाद में आपको, जब आप कॉमन लोगे, जैसे इन दोनों में से n कॉमन आ रहा है तो n-15 मिलेगा, इन दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है तो n-15 अंदर मिलेगा, इज इक्वल टू 0। तो n-15 और n-6 करके बच्चे हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है, n की दो वैल्यू आ रही है 6 और 15, जो ऑप्शन में दिख रहा है वो आपका आंसर है। क्या है बच्चे, 6 है, ये रहा इसका आंसर। बड़ा वाला नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्ट इसलिए भी करेंगे जब 6 पे सेटिस्फाई कर रहा है वो, तो भाई साहब उसको 15 पे क्यों करेंगे हम वो, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टफ नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इजी है। बस यही है कि आप इसको करने के लिए पहला अप्रोच याद रखिएगा। पहला अप्रोच क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स किसके इक्वल होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री के इक्वल होता है, जब भी कॉन्वेक्स पॉलीगन या पॉलीगन का कोई भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब इसमें जैसे सेकंड क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जैसे ये क्वेश्चन बोला गया, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n sides are in AP, the smallest angle is 120 degree, the common difference is 5 degree, how many possible values can n have, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर पूरा सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, इसका एक आंसर निकाल के बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर आना चाहिए। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि कितनी वैल्यूज ले सकता है, और जो वैल्यू लेगा वो होगी क्या। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजों के आंसर देने हैं यहाँ पे। इसको आप स्टार्ट करिए। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको सम ऑफ एंगल्स, है ना, यानी n/2, सम ऑफ एंगल्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये ऑलवेज क्या करना है बच्चे, n-2 इंटू 180 डिग्री के इक्वल रखना है, हर बार रखना है। ठीक है, उसके बाद में a आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और d भी आपको गिवन होगा, ये उठा के यहाँ पे रखना है। जैसे आप रखेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज फॉर्म होगी, जैसे 2 इंटू 120 करेंगे, है ना, प्लस n-1 करेंगे बच्चे हम, इंटू डी करेंगे तो डी की जगह पे 5 है, और n-2 ये है इंटू 180 डिग्री ये है। ठीक है, अब देखो ये कॉमन तो आ नहीं सकता, तो इसको 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 360 बनेगा, 360 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 360n माइनस 720 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 240 प्लस 5n माइनस 5 हो रहा है। ठीक है, 235 हो रहा है ये, है ना, और n को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो n स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 235n हो रहा है, 5n स्क्वायर प्लस का 235n हो रहा है, और इसको इधर शिफ्ट कर लो, माइनस का 360n प्लस का 720 ऐसे बन रहा है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों को माइनस कर लो अगर कर पा रहे हो आप, तो 5n स्क्वायर यहाँ पे से आ गया, और बचे 360, तो ये 5 आ गया बचे, 6 में से 3, अच्छा 6 में से नहीं, 5 में से 3 गया तो बचे 2 आ गया, और मेरे हिसाब से ये 125 आएगा आई गेस, है ना, 125n प्लस का 720 ऐसे बन रहा है, इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो 5 कॉमन आ रहा है, तो n स्क्वायर माइनस 25 n प्लस 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 चौक
इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना, इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो इसमें 16 और 9 25 होते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ बनना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में दो आंसर आ रहे हैं, n-16 आ रहा है। आई होप आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करना आता हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता हो और आपको पता लग रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो n की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 9 आ रही है, एक 16 आ रही है। तो आपसे पूछा है कितनी पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है वो, तो याद रखिएगा पॉसिबल वैल्यू तो एक ही है, 9 लेगा वो। तो अगर आपको स्टार्टिंग में ही देखना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास में दो वैल्यू आएंगी तो आपका आंसर तो 1 ही आएगा, है ना। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको सॉल्व किस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो सॉल्व जो करने का तरीका होता है वो तरीका ये होता है, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यू होंगी आपसे पूछता है, तो यही वैल्यू होगी, 16 सेटिस्फाई ही नहीं करेगी उसको, ठीक है, क्योंकि 9 सेटिस्फाई करेगी तो अब 16 का कोई काम नहीं है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ना करना होता है इसको सॉल्व। कोई समझ में आया आपको कि मैंने क्या करा? पक्का? ठीक है, अच्छी बात है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे अब आपके ना कॉन्वेक्स पॉलीगन के या पॉलीगन से रिलेटेड, आप इसमें ना आप इंटरनेट से निकाल के या आप अपनी बुक से जो है आप इसको कर सकते हैं, आपको सारे के सारे आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम आती है। वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा टफ नहीं आती, बहुत इजी सी प्रॉब्लम होती है। आप इसको ना होमवर्क में लिखो। होमवर्क में लिखने का मतलब ये है कि अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, बट ये इजी क्वेश्चन है तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। बोला गया इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज विद फर्स्ट टर्म p, मतलब पहली टर्म p है AP की और कॉमन डिफरेंस जो है वो q है, और आपसे बोल रखा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स 4 टाइम्स है सम ऑफ 5 टर्म्स के, तो बताओ p रेशो q क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया, इक्वेशन बना के आपको मिली रखी है, ठीक है। उसको सॉल्व करके एक चार ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन आप बता दीजिए कौन सा आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। सॉल्व जरूर करिएगा, वो जरूरत होती है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है जब हम एपी करते हैं, तो एपी एक्चुअल में सीक्वेंस एंड सीरीज जो है ना वो बहुत ही लेंथी टॉपिक तो नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग जो आपको पढ़नी पड़ती हैं। ग्रेजुएशन का पोर्शन अलग है ना, और ये वाला पोर्शन अलग है। दोनों पोर्शन में काफी सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है और वो बहुत सारे चैप्टर्स में काम आती हैं। इसमें ही एक और ये मतलब टाइप आता है कि अगर मान लेते हैं कभी भी रेशो के ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे इफ द रेशो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP इज fn रेशो gn। मान लेते हैं कि दो APs हैं अलग अलग। सपोज करो एक AP ये है पहली वाली, इसका नाम है A1 A2 A3 अप टू AN, ठीक है। दूसरी AP है हमारे पास में, सपोज करो ये A1 A2, ठीक है, A3 अप टू AN। बच्चे ये दो APs है हमारे पास में, ठीक है। और मेरे को ये बोला गया कि इसका कुछ सम निकलता है, सपोज करो स्मॉल SN से डिनोट कर रहा हूँ, और इसका कुछ सम निकलता है, सपोज करो कैपिटल SN से डिनोट कर रहा हूँ, और इसका सम जो निकला वो FN रेशो GN आता है, FN रेशो GN आता है। तो अगर आपको मान लेते हैं इसकी हेल्प से nth टर्म का रेशो निकालना है, nth टर्म का रेशो यानी AN अपॉन AN निकालना है, तो आपको करना क्या है, जहां जहां पे ये वेरिएबल है इसकी जगह पे 2n-1 डाल देना है बस। तो f2n-1 g2n-1। अब सर समझ में नहीं आ रहा कि आप बोल क्या रहे हैं, मतलब क्लैरिटी नहीं आ रही सर। तो इसको ना क्वेश्चन को आप करके बताइए, कोई क्वेश्चन दीजिए, है ना, तो हमारे को समझ में आएगा आपके दिमाग में ये चल रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन इस पे देता हूँ। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपसे बोल रखा है द रेशियो ऑफ सम ऑफ टर्म्स n टर्म्स ऑफ 2 APs इज 3n-13 एंड 5n+21, ठीक है। तो बताओ अगर ऐसा है तो 24th टर्म का रेशो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। 1:2, 2:3, 3:5, 7:11, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो कैसे करेंगे बच्चे। हमको सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन क्या है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर SN अपॉन SN गिवन है। SN अपॉन SN कितना है, 3n-13 अपॉन 5n+21, ठीक है, 21। तो आपको करना क्या है, आपको निकालना है A24 डिवाइडेड बाई A24। तो मैं करने का तरीका बताता हूं। जहां पे ये n दिख रहा है ना, an अपॉन an निकालने के लिए जहां पे ये n दिख रहा है वहां पे 2n-1 सब्सटीट्यूट कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। 2n-1 यहाँ पे भी और 2n-1 यहाँ पे भी, बस इतना आपको करना है। इतना करते ही आपका आंसर आ जाएगा। अब n की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, जैसे यहाँ पे दे रखी है, तो 3 इंटू 2 इंटू 24-1 होगा बच्चे, -13 होगा, और 3 इंटू 2 इंटू 24-1 +21 होगा। देखो 24 में दुनी होता है 48, 48 में से एक गया 47, 47 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ठीक है। तो 7 या 21 हो जाते हैं,
ठीक है, 4 तिया 12 होते हैं और एक 13 14। 141 में से 13 माइनस करूंगा तो बच्चे कितना मिलेगा, यहाँ पे 11 है तो 8 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 1 मिलेगा, 128 आ रहा है ये। ठीक है, अब इसमें देखो 47 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 141 में 21 ऐड करना है हमारे को। अच्छा है, 47 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से नहीं, यहाँ पे नीचे 5 था यहाँ पे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा से गलत है, 47 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 35 होता है बच्चे, 5 चौक 20 होता है 23, 235 में 21 ऐड करेंगे तो 256 आ रहा है बच्चे। ठीक है, इससे इसको कट कर दो 1/2 यानी 1:2, इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आप ध्यान दीजिएगा, सही आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? हाँ, इतना ईजी होता है इसको करना, तो कोई डाउट तो नहीं है ना आपको, समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही करना है, तो आपको इस नंबर का डबल करना है, अगर आप थोड़ा समझ पाओ तो इसका डबल करना है, इसमें से एक माइनस करना है, इसमें डबल करना है, इसका एक माइनस करना है, बस इतना काम आपको करना है। तो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप इसको 30 सेकंड में कर सकते हो तो बता दो। ठीक है, SN अपॉन SN दे रखा है, मैं वेट नहीं करूंगा आपका, मैं सीधा सीधा इसको करना स्टार्ट करूंगा। तो ये 2n प्लस 3 दे रखा है, 6n प्लस 5 दे रखा है, आपके पास में 30 सेकंड है। आपसे पूछा गया A13 अपॉन A13 बता दो, तो क्या करेंगे, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 13 और इसमें से एक -1 करना है, ठीक है ना, प्लस 3, फिर 2 फिर यहाँ पे 6 है बच्चे, है ना, तो 6 इंटू 2 इंटू 13 -1 करना है बच्चे, और इसमें 5 ऐड कर देना है। देखो 26 में से एक गया 25, 25 दूनी 50 और एक 53 हो गया, 53 वाला ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ये खत्म हो गया, वैसे नीचे 155 आएगा। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। देखो 25 बनेगा, 25 150 होते हैं, 150 और 5 ऐड करोगे तो 155 हो जाएगा। क्लियर है, इजी है बिल्कुल, है ना? तो अगर आपको इस तरीके से करते हो तो ये जल्दी निकल जाता है, मतलब आप इसमें सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, n/2 वाला निकलेगा तो उससे भी आंसर, बट इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो अगर आपको ये रिजल्ट पता है पहले से तो जल्दी काम खत्म करके देंगे आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो जरा, एक क्वेश्चन और दे रखा है आपको, इसका आंसर पूछा गया है, बताओ जरा इसका आंसर। 7n प्लस 1 और 4n प्लस 27 दे रखा है, 13 टर्म का रेशियो पूछा गया है आपसे, बता देंगे, बता दो। तो SN अपॉन SN कितना दे रखा है आपको, 7n प्लस 1 दे रखा है, अपॉन में कितना दे रखा है, 4n प्लस 27 दे रखा है। अब आपसे पूछा है A13 अपॉन A13 बता दो, तो क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 13 -1 से, ठीक है ना, और इसमें +1 कर दोगे, ऐसे यहाँ पे 2 इंटू 13 -1 से 4 की मल्टीप्लाई करके इसमें 27 ऐड कर दोगे, तो 25 सत्ते होते हैं बच्चे, 25 150 होते हैं ना, तो 176 हो गया, 176 और 25 चौक 100, 127 हो गया, तो 176 और 127, ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, बी इसका करेक्ट आंसर है, बी फॉर बॉम्बे। वेरी गुड, समझ में आ गया आपको? हाँ, इसी तरीके से आपको करना है। क्लियर है, क्लैरिटी आ रही है? चलो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, इफ द रेशियो ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज इज fn रेशियो gn, देन द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स विल बी fn प्लस 1 रेशियो gn प्लस fn प्लस 1/2 रेशियो gn प्लस 1/2। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करो आपको दो एपी दे रखी है, AP1 ये है, A1 A2 A3, ये पुराने वाले रिजल्ट का एक्चुअल में उल्टा है। ठीक है, जो अभी रिजल्ट पढ़ा है ना मैंने आपको, बस उसका उल्टा समझ लीजिए। ठीक है, ये A1 A2 सपोज करो, एक एपी ये दे रखी है, एक एपी ये दे रखी है, दो एपीज है मेरे पास में। ठीक है, और हुआ क्या है कि आपको AN अपॉन AN दे रखा है इस बार, सपोज करो FN रेशियो GN दे रखा है, और आपसे इससे उल्टा पूछ लिया, आपसे ये पूछ लिया SN अपॉन SN बता दो अब क्या होगा। ठीक है, मतलब पहले ये दे रखा था, ये पूछा गया था, अब ये दे रखा है, ये पूछा गया, तो आपको क्या करना है, FN प्लस 1/2 करना है यहाँ पे, अपॉन में GN प्लस 1/2 करना है बस। तो n की जगह पे n प्लस 1/2 डालना है, आपका आंसर बन के आ जाएगा। समझ गए? तो जैसे इसके ऊपर मेरे पास में मान लेते मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए, ये क्वेश्चन है सपोज करो, तो क्वेश्चन में बोल रखा है, इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपीज 14n - 1 डिवाइडेड बाय 8n प्लस 23, तो बताओ रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा। तो आपको करना क्या है इसमें, देखो इसमें करना यह है कि an अपॉन an दे रखा है आपको, यह है 14n - 6 डिवाइडेड बाय 8n प्लस 23, और आपको निकालना है SN अपॉन SN निकालना है। तो क्या करना है, 14 इंटू n की जगह पे n प्लस 1/2 डालना है, समझ गए, -6 अपॉन 8 इंटू n प्लस 1/2 प्लस 23 कर देना। कट होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, ये 7 टाइम कट होता है, 4 टाइम्स कट होता है, तो 7 इंटू n 7n प्लस 7 -6 हो गया, अपॉन में 4 इंटू n हो गया बच्चे 4n प्लस 4 प्लस 23। ठीक है,
तो 7n प्लस 1 हो गया, अपॉन में कितना हो रहा है बच्चे 4n प्लस 27 हो रहा है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना इजी होता है देखो, है ना, ज्यादा टफ नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है, होगा नहीं हमसे, हमसे हो जाएगा, है ना, हमसे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पॉजिटिव रहिए बिल्कुल, है ना, आपसे सारे क्वेश्चन के आंसर बनेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपसे आंसर नहीं बन रहे हैं, ठीक है, सबके सब आंसर आपसे बन जाएंगे। क्लियर? तो इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आई गेस, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है, पक्का। चलो एक क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कराने से पहले मैं कुछ और चीजें बता रहा हूं आपको। कभी भी अगर किसी एपी में, इससे कल वाली वीडियो में हमने ये बताया था कि अगर ऐसा हो जाता है एसपी बराबर एसक्यू होता है, तो एसपी प्लस क्यू कभी पूछते हैं तो उसका आंसर 0 आता है, ठीक है, ये कल बताया था, है ना, यस्टरडे, हमने कल की जो वीडियो करी है उसमें बताया है ये। आज हम क्या बता रहे हैं कि अगर मान लेते हैं किसी भी एपी में, अगर मान लेते हैं pth टर्म का सम दे रखा है q, sp इज इक्वल टू q दे रखा है और sq इज इक्वल टू p दे रखा है, ठीक है, एंड sq बराबर कितना दे रखा है, p दे रखा है बच्चे। तो उस केस में कभी भी sp प्लस q यानी सम ऑफ p प्लस q टर्म्स कभी पूछते हैं तो वो होता है माइनस टाइम्स ऑफ p प्लस q के इक्वल होता है। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है कि सम ऑफ 5 टर्म्स का सम किसी एपी में जो है वो मान लेते हैं 13 है, 13 टर्म्स का सम जो है वो मतलब मान लेते हैं वो कितना है 5 है, आपसे पूछ ले 18 टर्म्स का सम बताओ कितना होगा, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, 18 टर्म्स का सम पूछा है आपसे तो ये माइनस का 18 है, इसका आंसर बस खत्म हो गया। मेंटो जिंदगी जियो बिल्कुल, है ना। तो इसका इतना करेक्ट आंसर इससे सीधा सीधा आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, तो ये हर जगह पे काम करेगा जब भी ये कंडीशन फॉलो होगी तो, ठीक है, तो इसमें कोई कोई मेहनत नहीं करनी, आपको बढ़िया ऐसी बढ़िया से आंसर निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब नीचे इसके देखो एक चीज और दिख रही है, सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी। सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर किसी एपी में mth टर्म का सम और nth टर्म का सम का रेशियो इसके स्क्वायर के बराबर है, जैसे एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, दिख रहा है, तो कभी भी अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है mth टर्म और nth टर्म का रेशियो बताओ, तो वो होता है बच्चे 2m-1 डिवाइडेड बाय 2n-1 के इक्वल। तो जैसे सपोज करो कोई एपी दे रखी है, उसमें बोल दिया मैंने कि किसी एपी की 8वीं टर्म और किसी एपी, उसी एपी की मान लेते हैं थर्ड टर्म का जो रेशियो है वो 64 बाय कितना है 9 है ना, देन फाइंड, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, देन फाइंड A8/A3 बताओ कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, ठीक है, इसका सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, इसका सॉल्यूशन में A8/A3 निकालना है मेरे को, तो क्या करेंगे बच्चे 2 इंटू 8-1 करेंगे अपॉन 2 इंटू 3-1 करेंगे, तो 2 8 16 में से एक गया बच्चे कितना मिल गया 15, 2 3 6 में से एक गया कितना 5, बच्चे 3:1 आ गया इसका आंसर, है ना, 3/1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे आप करेंगे तो आपके सारे आंसर बन जाएंगे। तो मतलब आपको क्या करना है 2 इंटू m-1, 2 इंटू n-1, n के प्लेस पे ये वाला नंबर, m के प्लेस पे ये वाला नंबर, तो जैसे ही आप डालेंगे तो इस फॉर्मूले में डालना, ठीक है ना, इस फॉर्मूले में डालना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। याद रखिएगा इसका यूज नहीं है, इसका यूज है, ठीक है ना, ये है m और ये है नीचे वाला n, ठीक है, तो m और n का यूज है, m स्क्वायर का यूज नहीं है। आपको बस ये देखना है कि ये फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो आप लगा सकते हो, ठीक है। नीचे कुछ और प्रॉपर्टीज लिखी हुई गई है, क्योंकि मैंने अभी आपको जीपी नहीं पढ़ाया तो मैंने देखो जीपी के ऊपर कोई प्रॉपर्टी डाली भी नहीं है। हमने क्या बोला है कि हम इसको पहले एपी जीपी और एचपी पूरा कराएंगे और उसके बाद में मैं क्या करूंगा सबको मिक्स करना शुरू करूंगा, है ना। तो ये पूरी प्रॉपर सीरीज होगी जैसे हम अच्छी तरीके से जिसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। जब आप ये पूरा चैप्टर करेंगे तो सारे प्रीवियस ईयर आपके खत्म हो चुके होंगे इसी वीडियो सीरीज में, ठीक है ना, तो हम सारा का सारा उसमें कर लेंगे। तो देखो जैसे अगर कभी भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है तो याद रखिएगा बच्चे 1/a प्लस बी 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए पूछा जाएगा तो वो भी क्या होगा बच्चे एपी में ही होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। कभी भी 3 नंबर का स्क्वायर एपी में है तो उनको अगर हम आपस में ऐड करते हैं रेसिप्रोकल करके तो भी एपी में ही रहता है। 1/a-b b-c-c-a एपी में है तो इनका होल स्क्वायर भी एपी में ही होगा रेसिप्रोकल में, ठीक है ना, क्लियर है। अब चलिए हम जो आपको दो चीजें पढ़ाई हैं उसके ऊपर ना क्वेश्चन देते हैं आपको। सबसे पहले जैसे मान लेते कभी एक क्वेश्चन आपको दे दिया, इफ S56 सम ऑफ 56 टर्म्स इन एन एपी इज 155 एंड सम ऑफ 155 टर्म्स इज 56, तो बताओ सम ऑफ 211 टर्म्स कितना होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं 211 422 0 -211, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, भाई साहब बता सकते हो।
हाँ हाँ बता दोगे तुम, मुझे पता है। कौन सा? डी फॉर दिल्ली, देहरादून, और जो भी धर्मशाला, जो भी जगह का नाम है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। वो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? एस पी इज इक्वल टू क्यू, एस क्यू इज इक्वल टू पी। तो एस पी प्लस क्यू क्या होता है? माइनस पी प्लस क्यू के इक्वल होता है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी से हमारे को पता लग रहा है इसका आंसर माइनस का 211 होगा, क्योंकि इन दोनों को छोड़ के 211 आता है भाई साहब, 56 और 155 को, है ना? समझ में आ रहा है? चलो एक और प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ इन एन एपी द रेशियो ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 25:9, देन फाइंड द रेशियो ऑफ फिफ्थ एंड थर्ड टर्म। आपसे ये बोला गया है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं बच्चे। ऑप्शन है 9:4, 9:5, 5:9, 81:25। आपसे बोला ये गया है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ठीक है, गिवन क्या है याद रखिएगा। गिवन है क्वेश्चन में सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स का रेशियो है 25/9। तो आपको पहले ये चेक करना है कि क्या ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है क्या, m²/n², हाँ या ना। क्या इसका स्क्वायर जो है यहाँ पे दिख रहा है मुझे, 5 का स्क्वायर 25 होता है क्या? 3 का स्क्वायर 9 होता है क्या? आप क्या करते हैं, आपको जब इसको पढ़ते हैं ना, बुक्स में पढ़ते हैं या कहीं पे मान लेते कहीं पे आप किसी भी जगह पे पढ़ रहे हो, तो ये चीज बताना भूल जाते हैं कि इसका स्क्वायर यहाँ पे होना जरूरी है। नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टी काम की नहीं है फिर। ठीक है, तो अगर आपको am/an कभी भी निकालना हो तो वो होता है बच्चे 2m-1/2n-1। तो याद रखिएगा प्रॉपर्टी तभी काम आएगी। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी दिख गया आप सीधा सीधा 2m-1 2n-1 लगा के सोचो कि मेरा आंसर करेक्ट है। यही तो करते हो तुम, एग्जाम में कुछ भी करके आ जाते हो, बाद में सोचते हो कि हमने तो सही करा था, ये आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा, ये करेक्ट आंसर क्यों नहीं है, आंसर की के अकॉर्डिंग क्यों नहीं है। रीजन वही है, आपने भाई साहब ये भी तो पता होना चाहिए प्रॉपर्टी फेल भी तो होती है ना। शॉर्ट ट्रिक होती है तो शॉर्ट ट्रिक फेल भी होती है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट ट्रिक हर जगह लगती है। क्लियर? तो आपसे a5/a3 पूछा है, तो आपको क्या करना है, 2 × 5-1 करना है, 2m-1 और 2 × 3-1 करना है। 2 5 से होता है 10, 10 में से 1 गया 9, 3 2 6, 6 में से 1 गया 5। तो क्या आ गया बच्चे 9:5। इसका ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर भारत, इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? आसान है ना बच्चे, बहुत ज्यादा आसान है। देखो ये हमने एपी का कुछ कॉन्सेप्ट कराया है आपको, हमने कुछ वीडियोस में कराया है। लास्ट ये एपी का लास्ट नहीं है, मतलब इसमें अभी कुछ और चीजें भी बची हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन अभी मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताना भूल गया हूँ, कुछ वीडियोस में मैं अभी बता देता हूँ। एक फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपको nth टर्म कभी भी निकालनी है फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे an-n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, फाइंड द 7th टर्म, सपोज करो 7th टर्म कुछ भी ले लो, है ना, फ्रॉम द एंड ऑफ कोई भी एक एपी बना लेता हूं। सपोज करो मैंने बना दी 1, 3 का गैप डाल देते हैं, 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा ऐसी कुछ भी 10। ठीक है, और ऐसे करते 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 यार मेरे को अब टेबल इसमें ऐड करना पड़ेगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 तक बन जाएगा क्या? देखना जरा, 3 का गैप जोड़ के, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 14 15 16, 17 18 19, 20 21 22, 24 25, 26 27 28, 29 30 31, 32 33 34, 35 36 37, 38 39 40। हाँ भाई बन रहा है। पीछे से 7वीं टर्म निकालनी है, ठीक है ना। 7वीं टर्म बतानी है आपको, पीछे से 7वीं टर्म कौन सी होगी। वैसे तो मैं यहाँ पे काउंट करके भी बता सकता हूँ, ठीक है। 37 के बाद में 40 बन रहा है ना, तो इसमें पीछे से 7वीं कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारा आंसर आना चाहिए। अब देखो पहला तो तरीका ये है कि बैठ के काउंट कर लो, लेकिन ये अगर सीरीज मैंने ना बनाई होती, ये बहुत बड़ी सीरीज आ जाती, तो क्या करते। ठीक है, ये सीक्वेंस एक तरह का सीरीज तो नहीं है। सीरीज क्या होती है, सीरीज होती है सीक्वेंस का सम। अगर आपने क्या करा, सारे सीक्वेंस को ऐड कर दिया, टर्म्स को ऐड कर दिया, तो इसको सीरीज बोलते हैं। तो सीरीज और सीक्वेंस में ये डिफरेंस है। ठीक है, अगर हमने क्या करा, सारे सीक्वेंस को की जितनी भी टर्म्स हैं उनको ऐड कर दिया तो वो सीरीज बन जाती है ना। तो अच्छा, जैसे एक सीक्वेंस दे रखा है आपको, तो इसकी 7th टर्म अगर आपको कभी भी निकालनी होगी एंड से, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले nth टर्म पता लगानी है इसकी, यानी एंड क्या है वो पता लगाना है। 40,
फिर आपको ये देखना है कि कौन सी टर्म निकालनी है, 7वीं टर्म निकालनी है आपको। के लिए बस आपको एक और चीज चाहिए, डी। डी जो होता है, डी कैसे निकलता है, इसको 4 में से 1 को माइनस कर दो, बच्चे 3 आ जाता है। तो जब अगर आपको 7th टर्म निकालनी होगी, 7th टर्म फ्रॉम एंड, तो आपको क्या करना है, an माइनस 1 इंटू डी, an माइनस n माइनस 1, ठीक है, इंटू डी। तो an होगा बच्चे 40 माइनस 7 माइनस 1 इंटू 3 करोगे तो 40 में से 6 18 माइनस करो, देखो 22 मिल जाता है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारे को इस तरीके से निकालना होता है। तो क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूँ? ठीक है, तो एपी में हमने कुछ पोर्शन कवर कर लिया है, बाकी जो पोर्शन आएगा इसका वो आएगा मिक्सअप होकर। मिक्सअप होकर जब मतलब हम अर्थमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट में और चीजें पढ़ेंगे तो वो मिक्सअप होकर आएगी ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन के साथ में। तो अभी हमने एपी का ये पोर्शन एक पार्ट, मतलब हम ये बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कल की क्लास में इसमें जीपी स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना कर लेते हैं, कल की क्लास में आपसे मिलते हैं, है ना। अच्छे से आपको अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा, होमवर्क देते हैं तो होमवर्क को सॉल्व भी करा करिएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।